बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का फ़िक्र नौ का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उसके रेफरेंस से होगा, और उसमें मुख्तसरन हम 3 बातों का ज़िक्र करेंगे। एक तो जो आजकल बहुत चर्चा हो रहा है कि अमेरिकन एम्बेसडर और ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं पाकिस्तान में, उन्होंने सियासी लीडरों से मुलाकातें की हैं, तो उसके बारे में हर किस्म की बातें की जा रही हैं कि। और दूसरा जो है वो इसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट आया है कि हमें इलेक्शन के बारे में पूरा एतमाद है, वो शफाफ होंगे। तीसरी बात जो है वो ये कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फोरम बनाया गया है वो उसकी तरफ से ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया है, और उनसे कहा गया है कि वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना के दें। और ये 3 बातें हैं जिन पर बात होगी मुख्तसरन। पहली बात ये कि अमेरिकन एम्बेसडर या कोई भी एम्बेसडर जिस मुल्क में तैनात होता है, वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो हुकूमत के तमाम लोगों से, तमाम शोबों से बाखबर रहे और वाबस्ता रहे। और जमहूरी मुल्क हो तो उसमें अपोजिशन जो है उसके लीडर से भी उनका राब्ता रहता है, वो पार्लियामेंट के अंदर हों, पार्लियामेंट के बाहर हों, उनसे मिलना जुलना रहता है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई जैसे डिक्टेटरशिप है, कोई वहाँ अगर कोई आदमी ज़ेर अताब है और उसको हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि लोग उससे मिलें, या मुल्क में कोई बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो बहुत ऐसी बातें जो हुकूमत छुपाना चाहती है, तो ऐसे लोग, ऐसे इलाके, ऐसे लोग जिनसे उनके जो नैरेटिव है उसको हर पाता उसको ना मिलने दिया जाए, तो उसके बारे में फिर वो खुल के बात नहीं करते अम्बेसडर हजरात जो वहाँ पर होते हैं, तो वो, लेकिन उसके बारे में भी वो खबर रखते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। और वो अपने जो है उस आजकल लफ्ज़ बहुत मशहूर हो गया साइफर, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में साइफर जो है वो मैसेज जो है वक्तन फ़वक्तन अपनी हुकूमत को भेजते रहते हैं। और जो जिसको जहाँ वो तैनात होते हैं वहाँ भी हुकूमत से मिलकर अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र भी बयान वो करते रहते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान भले जैसा भी है, लेकिन एक जमहूरी मुल्क बहरहाल है। उसकी जमहूरियत बहुत नाक़िस है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन वो बहरहाल जमहूरियत है, एक कोई ख़ास एक कोई डिक्टेटरशिप एज़ सच नहीं है। जैसा कि आप अरब ममालिक में देख सकते हैं, कहीं किसी पे और ममालिक में जहाँ आपको नज़र आता है, रूस में देख लीजिए कि वहाँ जो अपोजिशन लीडर है उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तमाम खराबियों के बावजूद बहरहाल वो एक जमहूरी मुल्क है, और उसकी जमहूरियत जो है वो बहुत हद तक नाक़िस है। उसके बहुत इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन एम्बेसडर्स का इस तरह मिलना-जुलना जो है वो कोई ऐसा कोई ख़ास पैगाम नहीं देता। हमारे यहाँ मसला ये है कि अमेरिकन एम्बेसडर हो या ब्रिटिश एम्बेसडर हो या यूरोपियन कोई भी हो, वो उनकी थोड़ी-सी मूवमेंट हो किसी से मिल लें, तो वो एक खबर बन जाती है। सहाफ़ियों को जो है वो नेशनल डे होता है एम्बेसीज़ का, वो किसी एम्बेसी का नेशनल डे हो, लोगों को बुलाते हैं, सफारत खान वाले जो हैं फिर दूसरे सफारतकारों को भी बुलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाते हैं, मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, सहाफ़ियों को बुलाते हैं। वो वहाँ जो आदमी चला जाता है वो समझता है कि मैं कोई बड़ी कोई सुपर चीज़ हो गया हूँ। मुझे अमेरिकन एम्बेसडर की जो है रेजिडेंस पे जो है वो या उसके रिसेप्शन में मुझे बुलाया गया। वो उनका रूटीन का काम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी ना ये कोई एज़ाज़ की बात है, ना ऐसे कोई शर्म की बात है, ना इसमें कोई अनहोनी बात है, ये बिल्कुल रूटीन की बात है ये। और कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। पाकिस्तान में अमेरिका का असर रसूख है, बरतानिया का असर रसूख है, दूसरे ममालिक चीन का असर रसूख हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग करते हैं। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन के डिप्लोमेसी का ताल्लुक जो है वो अंदाज़ डिफरेंट है। वो खामोशी से काम करते हैं, वो अखबारों को से मिलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना, जो है वो बढ़-बढ़ के बात करना, वो उनका तरीका ही नहीं है, वैसे नहीं करते। वो गलत है, सही है, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन वो ऐसे करते हैं। अमेरिकन हैं, बरतानवी हैं या यूरोपियन जो हैं, ये जब बात करते हैं, मिलते हैं किसी से, तो उसकी वो खबर खुद भी बनाते हैं, खुद भी प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं कि हमने ये किया, हम वहाँ गए, हमने ये किया। तो वो खुद भी बनाते हैं अपनी खबर, और हमारे तरफ से जो है लोग जो हैं वो भी इसको बड़ी खबर बनाते हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर ने मुझे बुलाया या मैं अमेरिकन एम्बेसडर के पास गया। ये रूटीन की चीज़ें होती हैं।
تاہم وہ الیکشن کے کانٹیکسٹ میں گئے ہیں، انہوں نے الیکشن سے بات کی ہے، پارٹی نے بھی اپنے پریس ریلیز جاری کی ہیں، مسلم لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، اور استحکام پارٹی والوں نے بھی، اور انہوں نے وہی باتیں مورالس وہی باتیں سب باقی لوگوں نے کی ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کے فوراً بعد آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے، اور یہ کہ ہم ہر حالت میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار رہے ہیں اور ہیں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی والے پی ٹی آئی کی طرح جو ہیں وہ شاید بہت نالاں ہیں، اور جو ہے وہ حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ ایک پارٹی کو جو ہے وہ فیور کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ فیور نہیں مل رہی، ہمیں جو ہے وہ سلوک صحیح نہیں کیا جا رہا، ہمارے لیے راستہ بند کیا جا رہا ہے، اس قسم کی باتیں۔ اور بلال بھٹو صاحب کے جو اسٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں خاص طور پہ وہ یہ باتیں کرتے رہے ہیں، تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ ظاہر ہے معلوم ہے، تو کس وجہ سے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بیان آیا ہے اس سے جو ہے کافی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور وہ پاکستان میں جیسے کہ ہوتا ہے صاف شفاف بہرحال ہوں گے، اعتراض لوگوں کو ہوگا، لیکن ان لوگوں کو الیکشن کو متنازع نہیں ہونا چاہیے، یہ ذمہ داری جو ہے الیکشن کمیشن کی ہے، حکومت کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہے کہ الیکشن کو جو ہے سب کو صاف شفاف کرایا جائے، تمام پارٹیز کے لیے جو ہے وہ ان کو برابر طور پر جو ہے وہ اپنے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے موقع فراہم کیا جائے۔ 9 مئی کے جو لوگ قصوروار ہیں ان کو جو بھی ان کے ساتھ قانونی کارروائی ہے وہ ان کے ساتھ کی جائے، جو بھی سزا بنتی ہے ان کو دی جائے، لیکن باقی جو پارٹی ہے اس کو جو ہے وہ اپنا سیاست میں حصہ لینے کا کھلی آزادی ہونی چاہیے۔ اور اس پہ بھی یہ ہے، یہ ایک بات بہت لٹکتی چلی جا رہی ہے، اب یہ کوئی کتنے مہینے ہو گئے ہیں، اپنے اخبار سے 197 دن ہو گئے ہیں، 198 دن ہو گئے ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے وہ حراست میں رکھا ہوا ہے 9 مئی کے سلسلے میں، وہ ان کے خلاف اب تک کوئی کسی کی سزا نہیں ہوئی ہے۔ یہ کوئی اچھا امپریشن نہیں ہے پاکستان کے بارے میں، اور حکومت کے بارے میں کوئی اچھا امپریشن نہیں جاتا۔ جن لوگوں کا قصور ہے، جن لوگوں نے وہ وہاں بلوا کیا ہے، آگ لگائی ہے، دیواریں گرائی ہیں، املاک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے اور فوراً ہونی چاہیے۔ اور اگر سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو ناجائز قرار دے دیا ہے تو ٹیررزم کورٹس موجود ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، اس میں بڑے اسٹرکٹ قسم کے جو ہیں وہ لاز ہیں جس میں جہاں پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں تو وہاں ان کو پروسیکیوٹ کریں، اور اگر آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے پھر ان کو چھوڑ دیں، ایویڈنس لے کر آئیں، ان کو کنوٹ کریں۔ زیادہ دیر کسی کو اس طرح پابند کر کے رکھنے سے جو ہے، خواہ وہ ملزم جو ہے وہ واقعی قصوروار ہو، ملزم مجرم ہو، اس کی ایویڈنس ہو، لوگوں نے دیکھا بھی ہو، لیکن اگر اس کو کنوکٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو کنونسنگ ایویڈنس نہیں لا سکتے، اور اس کو آپ نے جیل میں بند رکھا ہوا ہے، اس کو ضمانت ملتی ہے، دوسرے میں کیس پہ پکڑ لیتے ہیں، ایک میں ضمانت ملتی ہے، تیسرے میں پکڑ لیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ پروسیکیوشن کا کیس خراب ہوتا ہے، اور جو ملزم ہے اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ان لوگوں کے دل میں بھی جو اس کے ادروائز اس کے حق میں نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ پلیز 9 مئی کے جو لوگ قصوروار ہیں ان کو پروسیکیوٹ کریں، ان کو سزا دلوائیں، اور اس کو بات کو آگے بڑھائیں، اور اس کو زیادہ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو اینٹی ٹیررزم کورٹ آپ کے پاس ہے، اس میں مقدمہ چلائیں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ صرف جو ہے پوٹینشیل انویسٹمنٹ فورم جو ہے وہ اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیڈنگ انڈسٹریز کا گروپ بنایا گیا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ انڈسٹریل پالیسی بنا کے دیں۔ یہ کچھ عجیب سی بات ہے۔ ایک تو یہ کہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ انڈسٹریل پالیسی جب بنائیں گے تو وہ اپنے مفاد کے لیے بنائیں گے۔ آپ نے اس میں انڈسٹریل پالیسی اگر بنانی ہے تو اس میں جو ماہر معاشیات ہیں، جو مالیات کے ماہر ہیں، ان کو شامل کریں، اور انڈسٹریلسٹ کو بھی اس میں شامل کریں۔ اگر اس کو ایک گروپ کے آپ حوالے کر دیں گے انڈسٹریلسٹ کو، تو وہ اپنے مفاد کا خیال رکھیں گے، ان کو وہ کس طرح بہتر اکانومی کیسے، ان کی اکانومی کیسے بہتر چل سکتی ہے، تو ان کے سامنے پوری پکچر نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ پوری پکچر جو ہے وہ سامنے ہونی چاہیے، پوری پکچر جو ہے وہ سامنے تبھی ہوتی ہے اگر اس میں مختلف شعبوں کے لوگ شامل ہوں، تبھی جو ہے وہ پالیسی بن سکتی ہے، اور اس طرح پالیسی نہیں بنتی کہ آپ ان کے ذمہ رکھیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ
उनको कहा गया है 10 हफ्ते, कि 10 हफ्ते में वो पॉलिसी बना के दें। 10 हफ्ते में अगर वो पॉलिसी बना के देंगे तो आगे चंद दिन रह जाएँगे इलेक्शन होने में। तो जो अगली गवर्नमेंट जो आएगी वो क्या करेगी फिर? आपका इंडस्ट्री ये पॉलिसी बना के उनको दे देंगे। फिर वो तासुर जो वही बनता जाएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम सेटअप जो बना है, जिस पे आईएमएफ ने भी एतराज़ किया है। एतराज़ तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपना कंसर्न बाहर शो किया है कि ये क्या है ये? और उसके बारे में कुछ डिससैटिस्फैक्शन उन्होंने ज़ाहिर की है। हमें एग्ज़ैक्टली पता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन वो उन्हें उन्हें कंसर्न, डिससैटिस्फैक्शन उन्होंने शो की है इस पे। तो वो जो है एक परमानेंट गवर्नमेंट बन गई है क्या? मतलब एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके अंदर वो जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो अगर बना रहे हैं, तो ये उस पे जो है आने वाली गवर्नमेंट के लिए आप क्या इम्पेडिमेंट खड़ी कर रहे हैं कि अब आप पॉलिसी बना के उनको देंगे, ये पॉलिसी चलाओ। जो गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाएगी। आप पॉलिसी बना के नहीं देंगे। जो सिर्फ़ जो है वो पॉलिसी इंस्टीट्यूट नहीं है। उसका मकसद जो है वो इन्वेस्टमेंट लाना है। इन्वेस्टमेंट जो उसका चार्टर जो बनाया गया है, उसमें ये कहा गया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लाएँगे उसके डेवलपमेंट के लिए। पॉलिसी बनाना उनका काम नहीं है। और उस वक़्त कहा गया कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी तक कोई सॉलिड जो है वो बात सामने नहीं आई, कि कोई इन्वेस्टमेंट आई हो। और अगली बात इसमें ये है कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी बना के देंगे, इंडस्ट्री पॉलिसी बना के देंगे, तो जो वो इंडस्ट्रीज जो फौज के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फौज के अंडर चल रही हैं, उनका क्या बनेगा? क्या वो उनको इक्वल फुटिंग पे उनका ट्रीटमेंट होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। वो इंडस्ट्रीज जो अगर जो बराह रास्त फौज के अंडर नहीं है, प्राइवेट बिजनेस कंसर्न है, वो जो है प्राइवेटली लिमिटेड कंपनीज बनी हुई हैं, लेकिन अमलन जो सूरत हाल है वो ये है कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्लेम करते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ भी मौका मिलता है रियायतें लेते हैं, सब्सिडी लेते हैं, और कॉर्नर कट करने की कोशिश करते हैं। उनसे सवाल करो तो वो फिर आगे से जो है वो इधर उधर से फ़ोन कराना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह इंडस्ट्री नहीं चल सकती, बिजनेस इस तरह नहीं चल सकता। अगर आपका बिजनेस है, वो होना चाहिए, बिजनेस अच्छी चीज़ है, बिजनेस जो इंडस्ट्री है वो लगनी चाहिए, चलनी चाहिए। लेकिन तमाम इंडस्ट्रीज़ को अगर एक इंडस्ट्रीज़ की जो है वो सीमेंट फैक्ट्री है या उनकी किसी और चीज़ की मिल है, कारखाना है, तो वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो है फौजी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत या रिटायर्ड फौजियों के तहत जो है, वो जो इंडस्ट्री लगी हुई है, वो भी वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर एक ग्रुप जो है रियायत पे कर्ज़े लेगा, रियायत पे जो है वो उनको जो है रॉ मटेरियल मिलेगा, उनको सब्सिडीज़ मिलेंगी, तो दूसरा ग्रुप जो है वो कम्पीट कैसे करेगा? और फिर इस ग्रुप की बात नहीं है, इसका असर मुल्क पे पड़ता है। एक इंडस्ट्री को एक सेक्टर में जो इंडस्ट्री चल रही है, उसको आप रियायत दे रहे हैं। फौजी फर्टिलाइज़र के बारे में अगले दिन ही किसी को साहब बात कर रहे थे कि फौजी फर्टिलाइज़र को जो है वो गैस सब्सिडी पे दी जा रही है। बाज़ार से बहुत कम कीमत दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? अगर कोई प्राइवेट आदमी खाद की फैक्ट्री लगाना चाहे, तो उसको आप देंगे ये। तो अगर मुल्क को तरक्की करनी है, तो इंडस्ट्री जो है वो तब लगेगी अगर इन्वेस्टर का एतमाद होगा। और इस इन्वेस्टर का एतमाद जो है वो इसलिए होगा, उस वक़्त होगा जब उसको जो है ये पता हो कि मेरे इन्वेस्टमेंट महफूज़ है, नंबर 1। उसको ये पता हो कि मुझे इससे प्रॉफ़िट मिलेगा, वो तब काम करेगा। और अगर उसको फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन नहीं मिलता, तो वो कहीं और जाके कर लेगा, और हमने लूज़ किया है। 70s में हम कितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्री नेशनल जब हुई है, कितने लोग मुल्क छोड़ के चले गए थे, उन्होंने जाके बाहर इंडस्ट्री लगाई है। और अब पिछले सालों में भी जब हमारे यहाँ बहुत शदीद बहरान था बिजली का, तो कितने लोग पाकिस्तान से जो है अपनी इंडस्ट्री लेके बांग्लादेश चले गए थे। तो इन्वेस्टमेंट तो जहाँ उसको प्रॉफ़िट मिलेगा वो जहाँ जाएगा। पैसे का पानी की तरह जो है वो पानी नीचे की तरफ जाता है, और इन्वेस्टर जो है प्रॉफ़िट की तरफ जाता है। उसको इसमें मैं कोई रोक नहीं सकता उसको। तो यहाँ पे बात खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह हमारा जो है चैनल उसका आप सब्सक्राइब कीजिए। उसमें कोई सवाल हो तो फ़िक्र-ए-नौ 786 @gmail वो हमारा यूट्यूब पे चैनल है फ़िक्र-ए-नौ, और फ़िक्र-ए-नौ 786 @gmail ये हमारा ईमेल अकाउंट है। उस पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं, अपने ऑब्ज़र्वेशन भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।